नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गया है, जहां चुनाव तो होता है लेकिन नतीजे नियंत्रित हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो रहस्योद्घाटन किया है, उसके बाद क्या हरियाणा ही नहीं, बीजेपी की कई राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार के वैध होने पर संदेह पैदा नहीं हो गया है? आखिर क्यों चुनाव आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की जगह सरकार की पिट्ठू संस्था के रूप में देखा जा रहा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, तो जुड़िए इस बेहद जरूरी चर्चा में। यह तस्वीर तो आप तक पहुंची गई होगी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 नवंबर को जो एक उनका बहुप्रतीक्षित हाइड्रोजन बम था, उसे फोड़ दिया। और उनके आरोप बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव में दरअसल बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई। एक तरह से पूरी सरकार ही चुरा ली गई। हरियाणा की मौजूदा सरकार राहुल गांधी के हिसाब से वोट चोरी का नतीजा है, और यह चोरी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से हुई है। यानी हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार दरअसल एक अवैध सरकार है। वैसे इस आरोप जो लगे हैं कल, बहुत सारे आप तक पहुंच ही गए होंगे, फिर भी संक्षेप में दोहरा देते हैं। ये जो तस्वीर है, ये एक ब्राजीलियन मॉडल की है, और जो हरियाणा की वोटर लिस्ट है जिसको कल दिखाया राहुल गांधी ने, उसमें कई जगह इसी तस्वीर के साथ नाम लिखे हुए थे। आखिर राहुल गांधी के कुल आरोप क्या है, एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। पहला आरोप तो यही है कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जो कुल 2 करोड़ वोटरों का 12.5% है। यानी 25 लाख वोट। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा जहां सिर्फ 2 करोड़ वोटर हैं, किस तरीके से परिणाम बदल सकते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है? डुप्लीकेट वोटर 5,21,619, इनके नाम एक से ज्यादा बार है। अमान्य एड्रेस 93,174, यानी वोटरों के गलत पते, जैसे हाउस नंबर 0 जो नहीं होता है, लेकिन ट्रैकिंग से बचने के लिए राहुल गांधी का कहना है हाउस नंबर 0 लिख दिया जाता है। हालांकि इस पर सफाई चुनाव आयोग ने यह दी है कि जिनके कोई घर नहीं होता है, बेघर लोगों का यह नाम होता है, ये कानूनी रूप से गलत है। उसका एक अलग पूरा फॉर्मेट है। बहरहाल, इसके अलावा बल्क वोटिंग 19,26,351 इन वोटर्स को एक साथ जोड़ा गया, जिसमें उस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो भी थी। कहीं नाम है सीमा, कहीं स्वीटी, कहीं सरस्वती, फोटो वही है। ऐसे नामों का 223 बार इस्तेमाल किया गया। 223 बार एक ही फोटो, नाम अलग अलग। इसके अलावा पोस्टल वोटिंग में गड़बड़ी, बड़े पैमाने पर 3.5 लाख वोटरों को डिलीट किया गया, जबकि फर्जी एंट्रीज बढ़ाई गई। ये सारी बातें राहुल गांधी और उनकी टीम ने निकाली हैं चुनाव आयोग के अपने जो उनकी मतदाता सूची है उसको एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके। ये कहीं अलग की मतदाता सूची नहीं है, ये वही सूची है जो अंतिम रूप से राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की ओर से दी गई। इसके अलावा एक और फर्जीवाड़ा है कि कैसे शुरू में जो मतदान 61% के आसपास बताया गया था हरियाणा विधानसभा में, वो कुछ ही दिन के अंदर पहले 65% हुआ और फिर लगभग 68% हुआ। ऐसा कैसे होता है? एक जमाने में जब बैलेट से वोट पड़ते थे, हाथ से लोग ठप्पा लगाते थे, हाथ से गिनती होती थी, उस समय भी रात 11 बजे तक लगभग स्पष्ट हो जाता था उसी दिन की कितना वोट पड़ा, और बहुत कोई नॉमिनल फर्क 0.12% या आधे फीसदी का दूसरे दिन दोपहर तक हो जाता था। अब जबकि मशीन से वोटिंग होती है, हर क्षण की वास्तविक वोटिंग की क्या स्थिति है वो पता लगाया जा सकता है, तब भी हफ्तों तक अंतिम मतदान, कुल मतदान कितना हुआ, ये आयोग नहीं बताता है, और इसलिए संदेह और बढ़ता है।
तो राहुल गांधी ने कहा कि इस सब फर्जीवाड़े से दरअसल जो कांग्रेस की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रिडिक्ट की जा रही थी, या जो तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे, उस पूरे नतीजे को पलट दिया गया। यह दरअसल ऑपरेशन सरकार चोरी उन्होंने नाम दिया, उसका हिस्सा है। राहुल ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया और सीधे सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला। कहा कि वे लोकतंत्र के विनाशकर्ताओं को संरक्षण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वो वीडियो क्लिप भी दिखाई जिसमें वे एग्जिट पोल के दावों के उलट बीजेपी के जीतने की पूरी व्यवस्था होने का दावा कर रहे थे। राहुल गांधी ने व्यवस्था शब्द पर जोर दिया, यानी एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके तहत सरकार बनाई जा रही है और जो सचमुच जीत रहे हैं उनको हराया जा रहा है। वैसे पहली बार नहीं है कि राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस गंभीर तरीके से पूरे राज्य में चोरी का तो उन्होंने पहली बार आरोप लगाया, लेकिन इसके पहले भी वो कई आरोप पिछले दिनों लगा चुके हैं। जैसे महादेवपुरा कर्नाटक के लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने 1 लाख फर्जी वोट जोड़े गए इस बात को बताया था, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ 32,707 वोटों का। और आनंद में उन्होंने बताया कि कर्नाटक में 6,018 वोटों को टारगेटेड डिलीशन से हटाने की कोशिश की गई, हालांकि ये पकड़ गया। और इसमें सबसे गंभीर बात है कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी चुनाव आयोग के अपने सिस्टम से बाहर कुछ लोग बैठकर सॉफ्टवेयर के जरिए नाम जोड़ और घटा रहे हैं, और यह बात हरियाणा में भी जुड़ती है। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि एसआईआर में चुनिंदा डिलीशन, जहां दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे हैं, वो किया जाता है। अन्य भी आरोप हैं उनके, जैसे ईसीआई ने फॉर्म 6 यानी नए वोटर को जोड़ना और फॉर्म 7 जो डिलीट किया जाता है नाम, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर रहे हैं और वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्म में देने से मना कर रहे हैं। आखिर इन सब से आयोग को क्या परेशानी है कि अगर डिजिटल फॉर्म में आप दे दें? आप सीसीटीवी क्यों नहीं देते? जब आप कह रहे हैं कि 7% वोट कहीं बढ़ गया, तो फिर 5 बजे के बाद जो लंबी लाइन है उसका वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ा हास्यास्पद तर्क दिया था पिछली बार ज्ञानेश कुमार ने कि मां बहन की तस्वीरें वीडियो कैसे दिया जाए, वो लाइन में लगी है। मां बहन नहीं दे सकते तो बाप और भाई के दे दो, वो भी नहीं देंगे। खैर, हैरानी की बात है कि ये वो गड़बड़ियां हैं जिन्हें चुनाव आयोग कंप्यूटर के एक क्लिक से दूर कर सकता था। जी हां, आयोग के पास ऐसे सॉफ्टवेयर 2016 से हैं जिससे डुप्लीकेट वोटर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन आयोग क्यों नहीं कर रहा है? आपके पास एक तरीका है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? राहुल गांधी के आरोपों पर देश भर में चर्चा हो रही है। गोदी मीडिया हमेशा की तरह उन्हें गलत साबित करने में जुट गया है, लेकिन चुनाव आयोग वो क्या कर रहा है? राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं, लोकसभा में सारे विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष। इसका मतलब है कि देश के 60% से ज्यादा मतदाताओं की ओर से वो सवाल पूछते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो चुप रहता है। पिछली बार जब आरोप लगे तो उसने शुरुआत में सूत्रों के हवाले से जवाब दिया था, और इस बार भी वो खुद सामने ना आकर सूत्रों के हवाले से जवाब दे रहा है। ये सूत्र क्या है? खुलकर कहिए जो कहना है। चुनाव आयोग को डर किस बात का? पॉइंट बाय पॉइंट जवाब क्यों नहीं देता राहुल गांधी को? और अगर राहुल गलत कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए। आखिर वो क्यों नहीं बताता कि फर्जी वोटर इस बड़े पैमाने पर कैसे जुड़ जाते हैं, कौन जोड़ता है, और डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? इन सब पर बात न करके उनके सूत्रों ने एक हास्यास्पद सवाल किया है। वो सवाल आप भी देख लीजिए। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे? उन्होंने तभी आपत्ति क्यों नहीं जताई? यानी सारी जिम्मेदारी बूथ एजेंटों की है। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी के घर चोरी हो जाए और वो एफआईआर कराने जाए तो पुलिस कहे कि ताला क्यों नहीं लगाया या चोरों को पकड़ा क्यों नहीं। और चुनाव तो हर तरह की पार्टियां लड़ती हैं, कई बिल्कुल नई पार्टी होती है जिनका बूथ एजेंट भी हर जगह नहीं होता, तो क्या उसके वोट लूट लिए जाएंगे? चुनाव आयोग ये कहना चाहता है। चुनाव आयोग की इसी सूत्रबाजी की वजह से उसकी साख दिनों दिन गिर रही है। चुनाव आयोग की
ऐसी साख तब भी नहीं गिरी थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी। उस दौरान इंदिरा गांधी पर तानाशाही के आरोप लगे। कई लोगों को संदेह था कि वो आयोग पर दबाव डालकर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगी जब उन्होंने चुनाव की घोषणा कराई। लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव हर तरह से निष्पक्ष हो इसकी गारंटी की। चुनाव आयोग स्वतंत्र है ये बात साबित हुई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कई बार लोकतंत्र को जीतना होता है चाहे पार्टी या सरकार हार जाए। इंदिरा गांधी इस बात को समझती थी, पर ज्ञानेश कुमार को लगता है कि वे भारत नहीं भारत सरकार के चुनाव आयुक्त हैं। और ये कोई आरोप नहीं है। सरकार और चुनाव आयोग ने बीते कुछ सालों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये संदेह लगातार बढ़ता गया है। कौन कौन से कदम उठाए हैं, ध्यान से सुनिए। 2 मार्च 2023 को अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में नया कानून बनने तक सीईसी की चयन के लिए पीएम, एलओपी और सीजीआई की समिति बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यानी एक ऐसी चयन कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय हो, यानी 3 लोग हो, मिलकर किसी काबिल आदमी को चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया जाए। एक बहुत ऐसी बात थी जिससे सरकार का दबाव भी खत्म होता और विपक्ष का भरोसा भी बनता। लेकिन क्या किया इस सरकार ने? दिसंबर 2023 में नया कानून बना और उसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री तो रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको हटा दिया गया। उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को रखने की व्यवस्था कर दी गई। यानी हर समय सरकार का बहुमत उस समिति में रहेगा। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी 2 लोग जो कहेंगे वो बात मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो निष्पक्षता बरतने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको खारिज कर दिया। यानी हमारा आदमी ही रहेगा चुनाव आयुक्त। ये बात संदेह पैदा करती है। इसके बाद देखिए एक और मुद्दा। 9 दिसंबर 2024 को जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गए और यह पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई, वहां लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महमूद प्राचा बनाम ईसीआई मामले में हरियाणा विधानसभा चुनाव के पूरे दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और फॉर्म 17C जिसमें वोटों की गिनती का पूरा ब्यौरा होता है, उसे उन्हें देने का आदेश दिया। अब हाईकोर्ट का आदेश था, दे देना चाहिए था। अगर यह कह रहा था आयोग कि जितने वोट पड़े हैं, जो उन्होंने बढ़ाने की बात कही थी कि बढ़ गए 7% और वो सच था, तो इस वीडियोग्राफी जो हुई थी उस सीसीटीवी फुटेज से यह बात साबित हो जाती। लेकिन आयोग ने किया क्या? ठीक 12 दिन बाद चमत्कार होता है। आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 उसका जो रूल 93(2)A है उसमें संशोधन कर दिया और चुनावी दस्तावेजों से उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाहर हो गए। 21 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन से यह नया नियम लागू हो गया। यानी कानून बना दिया गया कि आप वीडियोग्राफी जो होती है कि मतदान की लाइन लगी है, लोग वोट दे रहे हैं, इस बात को छुपा लिया गया कानून के जरिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आप देख सकते थे अगर किसी मतदान केंद्र पर 10 बजे तक लाइन लगी है वोट देने वालों की, तो वो लाइन वीडियोग्राफी में है, किसी को क्यों शक होगा? शक तब होता है जब आप उसे छिपाते हैं और कहते हैं कि 7% वोट बढ़ गया 5 बजे के बाद। इतना ही नहीं, और देखिए, पहले तमाम दस्तावेजों को 3 महीने से लेकर 1 साल तक रखने का नियम था। यानी अलग अलग मसलों में आप 1 साल तक रखते थे। अब इसे बदलकर सिर्फ 45 दिन कर दिया गया। 45 दिन तक अगर कोई मामला नहीं आता है, लोगों को पकड़ में नहीं आता है, तो आप उसे तुरंत नष्ट कर दीजिए। अजीब स्थिति है।
यानी राहुल गांधी जो आज कर पा रहे हैं लगभग साल भर बाद, ये उन्हें 45 दिन के अंदर कर देना चाहिए था अगर वो चाहते इसकी जांच कराना, वो भी अलग अलग। क्या ये इतना आसान है? साफ सी बात है कि सरकार की और आयोग की नीयत में खोट है। इन बदलावों से साफ है कि छिपाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बरती गई यह सतर्कता बताती है कि चुनाव आयोग को डर था और राहुल गांधी के रहस्योद्घाटन के बाद साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मोदी सरकार को इसका अंदाजा था शायद, तभी चुनाव आयुक्तों को भविष्य में भी बचाने की पूरी कोशिश की गई है। यह भी देख लीजिए, इससे और पता चलता है कि दरअसल खेल कितना बड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के क्लॉज 16 में आयुक्तों के लिए दंडहीनता का प्रावधान किया गया। यह वही संशोधन है जिसके जरिए मैंने बताया अभी आपको कि चीफ जस्टिस को हटाकर एलओपी और प्रधानमंत्री के साथ एक केंद्रीय मंत्री को अपॉइंटमेंट कमेटी में रखा गया। तो उसके इस क्लॉज 16 में कह दिया गया कि इन पर कोई सजा नहीं हो सकती। आयुक्तों के खिलाफ सेवाकाल या सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी फैसले के लिए कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। यानी कल अगर कोई सरकार आए और जांच कराए और पता चले कि दरअसल जो वीडियोग्राफी ना हो इसको लेकर जो फैसले किए गए थे या वीडियोग्राफी ना दी जाए उसको लेकर जो फैसला हुआ उसके पीछे गलत नीयत थी, फिर भी सजा नहीं हो सकती, मुकदमा नहीं चल सकता। इसलिए तमाम लोग जो कहते हैं कि कोर्ट जाइए वो इस बात को समझें कि आयुक्तों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और दंडहीनता का ऐसा प्रावधान, ऐसी सुविधा तो प्रधानमंत्री को भी हासिल नहीं है। फिर आयुक्तों को ऐसी सुरक्षा देने का क्या मतलब है? क्या सरकार आयुक्तों को संकेत दे रही है कि चाहे जो करो, कितनी भी गड़बड़ी करो या कराओ, कभी कोई सजा नहीं होगी, ना आज ना कल, आराम से रिटायर हो जाओगे तब भी निश्चिंत रहना, कभी कोई सजा नहीं होगी। सरकार का यह रवैया खुद ब खुद आयोग को संदिग्ध बना देता है। आजादी के अमृतकाल में ही भारतीय लोकतंत्र को विष दिया जा रहा है हमारे और आपके सामने। आसान नहीं था एक वोट से सरकार बनाने का सिद्धांत। भारत की आजादी की लड़ाई दुनिया में अनोखी तरह की लड़ाई रही है। इसने हजारों साल का जो भारतीय समाज की व्यवस्था थी जिसमें कुछ लोग जाति के कारण काबिज थे, उसको हटाकर सबको बराबर माना गया। 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट का अधिकार दिया गया तो संविधान सभा में गर्मागर्म बहस हुई। कुछ सदस्यों का मानना था कि मतदाताओं का शिक्षित होना जरूरी होना चाहिए क्योंकि निरक्षर लोग गलत नेताओं को चुन सकते हैं। लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत हर नागरिक की भागीदारी में है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। आजादी की लड़ाई में अनपढ़ और गरीब लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, तो उन्हें इसके फल से कैसे वंचित किया जा सकता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे सामाजिक समानता का हथियार बताया और नतीजा यह हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और सभी वयस्कों को बिना किसी शर्त मतदान का अधिकार दे दिया गया। यह उस समय का क्रांतिकारी कदम था जब कई नव स्वतंत्र देश तानाशाही के रास्ते पर जा रहे थे और भारत ने कैसे किया इसको कभी कोई अनुभव नहीं था। यह पहले चुनाव आयुक्त हैं देश के सुकुमार सेन। पहला चुनाव 1951-52 दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग हुआ। अनुच्छेद 324 के तहत सरकार ने स्वतंत्र चुनाव आयोग को संभव किया। वो जवाबदेह नहीं था, वो भारत का चुनाव आयोग था, भारत सरकार का नहीं। और सुकुमार सेन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 1898 में कोलकाता में जन्मे सुकुमार सेन लंदन विश्वविद्यालय से गणित से स्वर्ण पदक विजेता थे और 1921 बैच के आईसीएस अधिकारी थे। 1950 में इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। उस समय भारत में 17.3 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 85% निरक्षर थे। मतदाता सूची बनाना एक असंभव सा काम था। कई महिलाएं अपने नाम की जगह किसी की पत्नी हैं ये बताती थी, जिसके कारण 28 लाख महिलाओं के नाम
सूची से हटाने पड़े थे। सेन ने सख्ती से नियम बनाया कि हर मतदाता का व्यक्तिगत नाम दर्ज हो। गांव-गांव जाकर लाखों कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से सेन ने मतदाता सूची तैयार कराई थी। उन्होंने हर मतदाता को 2 किलोमीटर के दायरे में मतदान केंद्र उपलब्ध कराया और 35 लाख मतपेटियां बनवाकर चुनाव करवाया। 45% मतदान हुआ, जो उस समय की परिस्थितियों में एक बड़ी उपलब्धि थी। सुकुमार सेन ने देश के लोकतंत्र को दुनिया में एक मिसाल बना दिया। यानी आयोग ने कोशिश की कि किसी का नाम छूट न जाए, किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। यह मौजूदा एसआईआर की भावना से बिल्कुल उलट था, जब लोगों पर यह जिम्मेदारी तय की गई थी कि वे खुद को इस वोट देने का अधिकारी साबित करें। नतीजा यह है कि बिहार की मतदाता सूची में 65 लाख नाम कट गए। कुछ लोग जिनकी जो नहीं रहे वो एक अलग किस्सा है। और ऐसा नहीं कि ये सब घुसपैठिए हैं, बल्कि इनमें बड़ी तादाद उन वंचितों और गरीबों की है जो खुद को खुद साबित करने लायक दस्तावेज जुटा नहीं पाए, यानी बता नहीं पाए कि वे भी नागरिक हैं। घुसपैठियों के बारे में तो आयोग ने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र का अपहरण हो चुका है? आप और हम माने या ना माने, दुनिया इसे मान रही है। भारत में लोकतंत्र कैसा चल रहा है, दुनिया की नजर है उस पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसका जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2024 का, उसमें भारत को 41वीं रैंक मिली है। 2014 में 27वीं थी। स्कोर 7.8 है। इसे फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है, यानी एक त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी, यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें तमाम गड़बड़ियां हैं। और एक और है वीडैम, ये जो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी एक अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजना है, उसके तहत ये जो इंस्टीट्यूट है ये काम करता है। तो वीडैम इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 कहती है कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी बनने के करीब है। यानी भारत में चुनाव तो होता है, कैसे होता है, क्या होता है, नतीजे क्या होता है, इसको भूल जाइए। इसकी जो रिपोर्ट है उसमें भारत 100वें स्थान पर है 179 देशों में, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र 100वें स्थान पर है। अब इसका मतलब सिर्फ यह है, दोनों रिपोर्ट यही कहती है कि भारत में बस किसी तरह दिखावे के लिए चुनाव हो रहे हैं। वास्तविक जो लोकतंत्र होता है, जिसमें संस्थाएं आजाद होती हैं, एक दूसरे पर अंकुश रखती हैं, वो मामले खत्म हो गए। अब चुनाव होते हैं लेकिन नतीजे नियंत्रित और प्रभावित किए जाते हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो दुनिया के तमाम शोध संस्थान पहले से कह रहे हैं। वैसे जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो कभी देश का मीडिया करता था। फर्जी वोटर हो या डुप्लीकेट वोटर, इन सब पर खबर करने वाले पत्रकारों को पहले पेज पर बाईलाइन मिलती थी, फिर न्यूज चैनल भी उनका पीछा करते थे। राजनेताओं की प्रतिक्रिया उसके बाद आती थी। लेकिन अब हाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं तो मीडिया का बड़ा हिस्सा मूल सवालों से ध्यान भटकाने पर जुट गया है। वही भाषा बोल रहा है जो सरकार या बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा है। आखिर वो राहुल गांधी के उठाए गए सवालों पर जांच की मांग क्यों नहीं कर रहा है? हाल तो यह है कि बीजेपी के ही नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने अभी आरोप लगाया है कि बिहार के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन इस खबर को उस चैनल ने ही गायब कर दिया जिसने ये इंटरव्यू दिखाया था। फ्लॉड डेमोक्रेसी और क्या होती है? डॉक्टर अंबेडकर को याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले बुरे हैं तो वो बुरा हो जाएगा। यानी नीयत का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून जब तक नहीं बनता है तब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस LOP और PM मिलकर चुने चुनाव आयुक्त, तो कानून बना दिया और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। यानी उस पूरी भावना को ही नष्ट कर दिया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। जाहिर है हम डॉक्टर अंबेडकर की आशंका को सही होते देख रहे हैं। उनके बनाए संविधान के ही प्रावधानों का इस्तेमाल करके भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी निर्वाचित तानाशाही में बदल दिया गया है। वैसे भारत की इस दुर्दशा या भारत को इस दुर्दशा से बचाना केवल राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है।
जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारें ना बनी तो नुकसान सबसे ज्यादा आपका, इस देश के नागरिकों का होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.